दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की 6वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 8 मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति व विदेशियों से संपर्क। इस अध्याय में आप ब्राह्मण शासकों, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, विदेशी शासक यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, विदेशियों से पारस्परिक आदान प्रदान, तकनीकी, पहनावा, व्यापार, सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग, विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा विदेशी शासकों पर भारत के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। अंत में इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 6वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 8 मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति व विदेशियों से संपर्क। दोस्तों हम अपने परिचितों, रिश्तेदारों आदि के घर जाते हैं। प्रायः हम इनसे रहन सहन, तौर तरीके, भोजन आदि संबंधी अच्छी बातें सीख लेते हैं। इसी प्रकार एक देश से दूसरे देश को जाने वाले लोग भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीख लेते हैं। भारत में भी जब विदेशी लोग आए और यहाँ शासन किया तब उनसे हमने और उन्होंने हमसे बहुत सी बातें सीखी हैं। दोस्तों मौर्यों के बाद लगभग 200 ईसा पूर्व से जो काल आरंभ होता है उसमें अधिकतर छोटे छोटे राज्य हुए। पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत में मौर्यों के स्थान पर कई स्थानीय ब्राह्मण शासक सत्ता में आए। इसमें शुंग, कण्व और सातवाहन थे। और दोस्तों इन राजवंशों में सातवाहन यानी आंध्र सातवाहन सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। शुंग वंश के बारे में जानते हैं। दोस्तों मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इसके मध्य भाग की सत्ता शुंग वंश के हाथों में आ गई। शुंग उज्जैन प्रदेश के निवासी थे और इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था और इसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ब्राह्मण वंशों में दूसरा वंश कण्व वंश है। दोस्तों अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उसके सचिव वसुदेव ने की और 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की नींव रखी। इसमें केवल 4 शासक हुए, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक के द्वारा कर दी गई थी। दोस्तों सातवाहन वंश लगभग 30 ईसा पूर्व से 203 ईस्वी तक रहा और इस वंश का संस्थापक सिमुक था। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने पराक्रम से एक विशाल राज्य की स्थापना की। इसके शासकों ने अभिलेखों और सिक्कों में अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम भी अंकित करवाया। इस वंश के शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया। बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि और ग्राम दान में दिए और इसी समय पत्थर की ठोस चट्टानों को काटकर चैत्यों और विहारों का निर्माण हुआ। इसमें कार्ले का चैत्य मंडप प्रसिद्ध है और आप यहाँ इस चित्र में कार्ले चैत्य का भीतरी दृश्य देख सकते हैं। दोस्तों चैत्य जो है ये बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते थे। कार्ले चैत्य महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के मध्य स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा हीनयान प्रार्थना स्थल है। पश्चिमोत्तर भारत के बारे में जानते हैं दोस्तों। पश्चिमोत्तर भारत में भी मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया और चीन से आए कई विदेशी राजवंशों ने अपना शासन जमाया और इसमें हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण थे। सबसे अधिक विख्यात हिंद यूनानी शासक मिनांडर हुआ। आप जान लीजिए सबसे विख्यात हिंद यूनानी शासक मिनांडर हुआ। वो मिलिंद के नाम से भी जाना जाता था। उसकी राजधानी पंजाब में शाकल यानी आधुनिक सियालकोट थी। यूनानियों के बाद शक आए। शक शासकों में रुद्रदामन सबसे अधिक विख्यात शासक था। शक के बाद पहलव यानी पार्थियाई ईरान से भारत आए। वे शकों की तरह भारतीय राजतंत्र और समाज के अभिन्न अंग बन गए। दोस्तों पहलवों के बाद कुषाण आए। कुषाण शासकों में कनिष्क प्रथम सर्वाधिक विख्यात शासक हुआ। वो इतिहास में 2 कारणों से प्रसिद्ध हुआ। पहला, उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया
जो शक संवत कहलाता है और भारत सरकार द्वारा शक संवत प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति को आयोजित करवाया। दोस्तों, आप जान लीजिए कि चौथी बौद्ध संगीति 72 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। अब आइए देख लेते हैं विदेशी शासकों और भारतीयों में पारस्परिक आदान प्रदान। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी का योगदान है। भारतीयों ने हिंद यूनानी और कुषाणों से सोना और चांदी को पिघलाकर सिक्के बनाने का नया तरीका सीखा। ये विधि पूर्व प्रचलित चांदी के चादर के कटे हुए टुकड़ों में लगे ठप्पों के सिक्कों से अधिक सुंदर और स्पष्ट थी। इन सिक्कों में राजाओं के चित्र और लिपि बहुत ही सुंदर और स्पष्ट थी। यहाँ पर आप चित्र में कुषाणकालीन सोने का सिक्का और चांदी से निर्मित यूनानी सिक्का देख सकते हैं और आप इस कलाकृति को देख सकते हैं कि किस तरह से सोने और चांदी को पिघलाकर इस तरह के सुंदर सिक्कों का निर्माण किया जाता था। तकनीकी के बाद आइए पहनावा पर देखते हैं। शक और कुषाण पगड़ी, कुर्ती, पजामा, लंबे जूते और भारी लंबे कोट यानी शेरवानी प्रचलन में लाए। व्यापार के बारे में अगर जो देखें तो मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य से संपर्क होने पर भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। कांच के बने बर्तन को बनाने की तकनीक में प्रगति हुई। इस काल में नगरीकरण चोटी पर पहुंच गया था। कनिष्क ने तक्षशिला, पुरुषपुर यानी पेशावर नगर का सुंदरीकरण किया और कश्मीर में कनिष्कपुर नगर, जो कि आधुनिक कांजीपुर श्रीनगर के पास है, वो कनिष्क ने बसाया था। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य और है कि कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य को जाने वाले प्रख्यात रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट पर नियंत्रण स्थापित किया, जिससे भारतीय व्यापार के लिए नए अवसर मिले और भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई। यहाँ पर कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति को आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस चित्र में आपको ये जो रेड कलर में रेखा दिखाई गई है, ये सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग का चित्र दर्शाया गया है और आप देख लीजिए कि रेशम मार्ग किस तरह से, अगर आप देखेंगे तो रेशम मार्ग प्राचीन और मध्यकालीन व्यापारिक और सांस्कृतिक जो है मार्गों का समूह था। इसमें एशिया, यूरोप और अफ्रीका इस मार्ग से जुड़े थे। दोस्तों, रेशम मार्ग की स्थापना चीन के हान राजवंश के शासनकाल में हुई थी और कनिष्क ने भारतीयों के लिए रेशम मार्ग का जो है उपयोग करना सिखाया। दोस्तों, आप जान लीजिए कि जो रेशम मार्ग है यहाँ पर किन किन देशों से, साइप्रस, आप देखिए दोस्तों, रेशम मार्ग जो है वो साइप्रस, सीरिया, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान, भारत और चीन से गुजरता था। और यहाँ पर आपसे पूछा भी गया है कि मानचित्र देखकर लिखिए कि कहाँ से होकर रेशम मार्ग का व्यापार होता था। तो आप जान लीजिए साइप्रस, सीरिया, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, भारत और चीन, ये सभी प्रमुख देश जो है ये सिल्क मार्ग यानी रेशम मार्ग से जुड़े थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में क्या प्रगति हुई, तो हिंद यूनानियों के संपर्क से खगोल और ज्योतिष ज्ञान में प्रगति हुई। सप्ताह के हर दिन को सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों के नाम से पुकारते हैं, जैसे रवि, सोम, मंगल, शनि, ये हमने यूनानियों से सीखा। यूनानी औषधि पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और आज भी यूनानी चिकित्सा पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कनिष्क के समय में चरक नामक चिकित्सक हुए। इन्होंने चरक संहिता नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें लगभग 600 से ज़्यादा औषधियों के बारे में लिखा गया है और ये संहिता निर्देश देती है कि चिकित्सक को अपने मरीजों से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रगति दोस्तों मूर्तिकला में हुई और आप जान लीजिए कि कुषाण काल की कला के दो प्रमुख केंद्र मथुरा और गांधार थे। माना जाता है कि बुद्ध की प्रतिमा की कल्पना और निर्माण सबसे पहले गांधार मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा की गई। इन मूर्तियों में बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा में लहराते बालों के साथ सर पर जटा या उभार को दिखाया गया है और इस शैली की मूर्तियों में स्लेटी या नीले धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। दूसरी मूर्तिकला शैली मथुरा मूर्ति शैली थी। इसके मूर्तिकारों द्वारा निर्मित बुद्ध की पद्मासन में बैठी मूर्ति प्राप्त हुई है और सिर के पीछे प्रभामंडल है।
तथा चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। ये मूर्तियाँ लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। तो मथुरा और जो गांधार कला शैली है उसकी मूर्तियों की विशेषताएं आपने देख लिया। दोस्तों, गांधार शैली की जो मूर्ति है उसको आप इस चित्र में और मथुरा कला शैली की मूर्ति को दूसरे चित्र में देख सकते हैं। राज व्यवस्था की स्थिति कैसी थी? तो राजा में देवत्व की भावना की प्रणाली शकों और कुषाणों से प्राप्त हुई। शाहानुशाही की अवधारणा कुषाणों की देन है। दोस्तों, हमने या भारतीयों ने विदेशी शासकों से बहुत कुछ सीखा, रहन सहन, खान पहनावा, तकनीकी और कला आदि के क्षेत्र में। लेकिन विदेशी शासकों ने भारत से क्या सीखा? दोस्तों, विदेश से आए आक्रमणकारियों ने इस देश की संस्कृति को आत्मसात कर लिया। यहाँ के धर्म और संस्कृति से वे अधिक प्रभावित हुए। भारत में विदेशी प्रभाव से एक मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ और चीन ने बौद्ध चित्रकला भारत से सीखी। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में अन्य देशों की संस्कृतियों को मिला लेने की अपूर्व क्षमता रही है। यही कारण है कि विदेशी आक्रमणकारी भी भारतीय समाज के अंग बन गए। भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता, सामाजिक मेलजोल, लचीलापन, उदारवादिता और वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण पृथ्वी के सभी निवासी एक ही परिवार के सदस्य हैं, इसको आदर्श माना गया है। इस कारण ये संस्कृति आज भी विद्यमान है, जबकि अन्य समकालीन प्राचीन सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान और रोम विलुप्त हो चुके हैं और उनके भौतिक अवशेष ही बचे हैं। इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का कुषाण शासक विम कड़फिसेस ने जारी किए थे। कुषाण राजाओं ने उच्च कोट की स्वर्ण मुद्राएं जारी की और कुषाण शासन के दौरान ही बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया, हीनयान और महायान। और कनिष्क जो था ये महायान संप्रदाय का संरक्षक था। और अध्याय के अंत में आइए इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न है दोस्तों कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो आप बताइए। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। कण्व वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? तो कण्व वंश के अंतिम शासक का नाम सुशर्मन था। सिमुक किस वंश का शासक था? तो सिमुक दोस्तों ये कण्व वंश का शासक था। और सातवाहन कालीन धर्म की क्या विशेषता थी? तो आप जान लीजिए, सातवाहन कालीन जो धर्म की विशेषता ये थी कि सातवाहन राज्य का केंद्र आंध्र प्रदेश में था। सातवाहन राजाओं ने उत्तर और दक्षिण की कला और शिल्प से परिचित होने के कारण दोनों का लाभ उठाया। और सातवाहन के समय में पत्थर की ठोस चट्टानों को काटकर चैत्यों और विहारों का निर्माण किया गया। इसमें कार्ले का चैत्य मंडप प्रसिद्ध है और इस चट्टान को गहराई में काटकर बनाया गया है और ये विशाल वास्तुकला का उदाहरण है। दोस्तों, इस वंश के जो शासक थे यानी सातवाहन वंश के शासक, ये वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया और बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमिदान में दिया था। अगला प्रश्न है कि भारत के विदेशों से संपर्क के कारण व्यापार, पहनावा, ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या बदलाव आया? तो आप जान लीजिए, व्यापार में मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य से संपर्क हुआ। इसके कारण भारत में काफ़ी मात्रा में सोना मिला। कांच के बर्तन बनाने की तकनीक में प्रगति हुई और नगरीकरण का विकास हुआ। कनिष्क ने तक्षशिला, पुरुषपुर यानी पेशावर और कनिष्कपुर नामक नगर बसाए। और कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य जाने वाले रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया, जिससे भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई। कुषाणों के पहनाव के कारण भारत में पगड़ी, कुर्ता, पजामा, लंबे जूते और लंबे कोट का प्रचलन हुआ। ज्ञान विज्ञान में और प्रौद्योगिकी में विकास हुआ। खगोल और ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई। और इसके अलावा दोस्तों, कनिष्क के समय में चिकित्सा शास्त्र का विकास हुआ। चरक नामक महत्वपूर्ण चिकित्सक हुए। इन्होंने चरक संहिता की रचना की, जिसमें 600 से ज़्यादा औषधियों के विषय में लिखा गया है और इसमें चिकित्सक के लिए मरीजों के प्रति निर्देश दिए गए हैं। कुषाण कालीन कला की विशेषता का उल्लेख करिए। अगला प्रश्न है। तो दोस्तों, कुषाण शासन का भारतीय शिल्प और कला पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। कुषाण काल की कला के दो प्रमुख केंद्र मथुरा और गांधार थे। मथुरा में लाल बलुआ पत्थर और गांधार में लाल स्लेटी पत्थर की मूर्तियां गढ़ी जाती थीं।
मथुरा की मूर्तियों में यूनानी शैली थी और उनमें भारतीय भाव और विचारों को ध्यान में रखा गया, जबकि गांधार शैली में मूर्तियों के कपड़ों में चुन्नटें और बालों का घुंघरालापन प्रदर्शित किया जाता था। कुषाण राजाओं ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की। उनकी स्वर्ण मुद्राएं धातु की शुद्धता में गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं से बेहतर थीं। अगला प्रश्न है, विदेशियों ने भारत से क्या सीखा? तो दोस्तों, विदेशी आक्रमणकारियों के पास अपनी भाषा, लिपि और सुव्यवस्थित धर्म नहीं थे। उन्होंने संस्कृति के इन महत्वपूर्ण अंगों को भारत से लिया। कनिष्क के शासनकाल में चीन, मध्य एशिया और अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया। चीन से बौद्ध धर्म कोरिया, जापान पहुंचा। कनिष्क ने बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाएं विदेशों में भेजी और बौद्ध धर्म का नया रूप महायान कहलाया और विदेशों में बुद्ध की प्रतिमा की पूजा होने लगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिससे कि वह अन्य प्राचीन सभ्यताओं से भिन्न है? तो दोस्तों, भारतीय संस्कृति में अन्य संस्कृतियों को मिला लेने और आत्मसात कर लेने की अभूतपूर्व क्षमता है और जिससे आज भी भारतीय संस्कृति विद्यमान है, जबकि अन्य प्राचीन सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान और रोम के सभ्यताएं विलुप्त हो चुकी हैं। और इसका मुख्य कारण भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता, सामाजिक मेलजोल, लचीलापन, उदारवादिता और वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। अगला प्रश्न है, सही कथन के सामने सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। कार्ले का चैत्य मंडप कुषाणों ने बनवाया था, तो ये सही नहीं है क्योंकि सातवाहनों ने बनवाया था। मिनांडर शक शासक था, ये गलत है। इंडो यूनानियन या हिंद यूनानी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हिंद यूनानी शासक मिनांडर था, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता था, वो शक शासक नहीं था। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजा ने चलाए, तो बिल्कुल सही है। और मथुरा और गांधार कुषाण कला के प्रमुख केंद्र थे, सही है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सातवाहन वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो आप जान लीजिए, ये वैदिक धर्म के अनुयायी थे। कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया था? तो कनिष्क ने शक संवत चलाया था। और दोस्तों, आप जान लीजिए, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये सुशर्मन थे, कण्व वंश के संस्थापक। और शक शासकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? तो ये था रुद्रदामन। याद रखिएगा, रुद्रदामन प्रथम सबसे अधिक विख्यात शासक था जो है शक शासकों में। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। 6वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 8, मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति व विदेशियों से संपर्क। इसमें हमने अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, तथ्य और अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व किया, जो कि विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।